व्हाट इज एस्टॉपल? एस्टॉपल का मतलब होता है मैंने किसी को कुछ कहा, उसने मेरी बात को मान लिया सच, और उसने मेरी बात को सच मान के कोई एक्ट कर दिया, कोई काम कर दिया। तो अब मैं अपनी बात से पलट नहीं सकता, किसी भी सिविल सूट में या किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में। मतलब एक बार जो बात बोल दी ना, अब तुम उस बात से पलट नहीं सकते, अगर तुम्हारी बात को सच मान के किसी ने कोई एक्ट कर दिया था। सेक्शन 121, 122 और 123 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का डील करते हैं एस्टॉपल से। यहाँ पे 3 वर्ड लिखे हैं। मैंने अपने एक्ट से, ओमिशन से या डिक्लेरेशन से किसी को इंटेंशनली कोई चीज़ सच मनवा दी। सच मनवा दी मतलब टू बिलीव अ थिंग टू बी ट्रू, ठीक है? उसने मेरी बात को सच मान लिया और उसने मेरी बात को सच मान के कोई एक्ट भी कर दिया। अब डिक्लेरेशन और एक्ट का तो मतलब समझ गए होंगे कि मैंने किसी को स्पेसिफिकली मुँह से कुछ बोला और उसने मेरी बात को सच मान लिया और कोई एक्ट कर दिया। ओमिशन का क्या मतलब है? ओमिशन का मतलब हम समझते हैं पिकर्ड वर्सेस सीयर्स के केस से। इसमें क्या हुआ था, पिकर्ड ने किसी को दिया उधार, तो जिस बंदे को पैसे दिए उसने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी सीयर्स के पिकर्ड के पास, सॉरी, पिकर्ड के पास उसने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी। बाद में वो प्रॉपर्टी बेच दी जाती है सीयर्स को। आप कायदे से ऐसा नहीं कर सकते, पर पिकर्ड को ऑब्जेक्शन रेज़ करना चाहिए था। पिकर्ड ने कुछ बोला ही नहीं। जब वो प्रॉपर्टी बेची जा रही थी, जब वो पूरा प्रोसेस चल रहा था, पिकर्ड ने कुछ बोला ही नहीं। बाद में पिकर्ड आ रहा था उठ के कि सीयर्स को प्रॉपर्टी बेच कैसे दी, ये तो मेरे पास गिरवी रख रखी थी। तो कोर्ट ने कहा कि भाई तब तुम चुप रहे थे ना, तो अभी भी चुप रहो। तब कुछ नहीं बोला था। तुम्हारे ना बोलने की वजह से सीयर्स को लगा कि ये प्रॉपर्टी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसने वो प्रॉपर्टी खरीद ली। तो तुम्हारे ओमिशन की वजह से किसी को लगा कि ये प्रॉपर्टी बिना किसी, इसमें कोई रुकावट नहीं है इस प्रॉपर्टी में। ये प्रॉपर्टी फ्री है। फ्री इन द सेंस कोई रुकावट नहीं है इसमें। उसने वो तुम्हारी ओमिशन से किसी चीज़ पे बिलीव कर लिया, किसी चीज़ को सच मान लिया और उसने उस पे एक्ट भी कर दिया। एक्ट किया, उसने वो प्रॉपर्टी खरीद ली। अब तुम अपनी बात से इस पर्टिकुलर सूट में या जो भी प्रोसीडिंग है, वैसे सिविल केस ही होगा, इस पर्टिकुलर सूट में तुम अपनी बात से पलट नहीं सकते। इंग्लिश केस है ये 1837 का। इट वाज़ हेल्ड दैट, पढ़ के बता रहा हूँ। इट वाज़ हेल्ड दैट बाय फेलिंग टू assert his interest earlier, Pickett effectively represented that he had no such interest. सीयर्स रिलाइड ऑन हिज रिप्रेजेंटेशन, सीयर्स ने उसकी रिप्रेजेंटेशन पे रिलाई करा। रिप्रेजेंटेशन क्या थी? कुछ ना बोलना। वाइल परचेजिंग द प्रॉपर्टी एंड टू एक्ट अपॉन सच बिलीफ, और उसने एक्ट भी कर दिया उस बिलीफ पे। देयरफॉर पिकर्ड वाज एस्टॉप्ड फ्रॉम असर्टिंग हिज इंटरेस्ट लेटर। तो ये हो गया सेक्शन 121 में जो ओमिशन लिखा उसका मतलब। एक्ट और डिक्लेरेशन तो सिंपल है कि मैंने किसी को कुछ बोला मुंह से और उसने मेरी बात को सच मान के उस पर कुछ एक्ट कर लिया। अब आता है 122। मैंने अपना घर दिया किराए पे। मेरा किराएदार ये नहीं कह सकता कि मैं प्रॉपर्टी का ओनर ही नहीं हूँ। मैं प्रॉपर्टी का ओनर हूँ। ये जो जिस घर में बैठा हूँ मैं इस टाइम, मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूँ। मैंने अपनी एक फ्लोर किराएदार को किराए पे दी। अब मेरा किराएदार ये नहीं कह सकता कल को कि मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर ही नहीं हूँ। नो टेनेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, किराएदार और पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम शैल ड्यूरिंग द कंटिन्यूअंस ऑफ द टेनेंसी, जब वो मेरा किराएदार है और एनी टाइम देयर आफ्टर, या किराएदार अब वो नहीं रहा, मैंने उसे निकाल दिया, बी परमिटेड टू डिनाई, वो डिनाई नहीं कर सकता, वो ये नहीं कह सकता दैट द लैंडलॉर्ड ऑफ सच टेनेंट, मतलब मैं मकान मालिक, एट द बिगिनिंग ऑफ द टेनेंसी, जब मैंने उसे प्रॉपर्टी दी थी किराए पे, तब मैं ओनर ही नहीं था, वो ये बात नहीं कह सकता। और सेम है लाइसेंसी का, कि वो भी ये बात नहीं बोल सकता कि जिसने मुझे प्रॉपर्टी दी थी उसके पास टाइटल नहीं था देने का। तुम पे एस्टॉपल लग जाएगा। ये स्पेसिफिक इंस्टेंस है। सेक्शन 122 जो है वो टीनेंट और लाइसेंसी की बात करता है कि लाइसेंसी और टीनेंट ये नहीं कह सकते कि जिसने मुझे संपत्ति दी थी उसके पास तो कोई हक ही नहीं था देने का, वो तो ओनर ही नहीं था, ऐसे नहीं कह सकते वो। अब आते हैं सेक्शन 123 पे। इसमें एक वर्ड यूज हुआ है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? मैं बी को कहता हूँ कि तू मुझे 15 तारीख को 15,000 रुपए देगा, हमारा बीच में कोई बिजनेस चलता है, 15 तारीख को 15,000 देगा, वो इस बात को मान लेता है, वो कहता है ठीक है, वो हो गया एक्सेप्टर, उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब बाद में वो ये नहीं कह सकता कि मेरे पास, मैं ड्रॉर हूँ, मेरे पास कोई अथॉरिटी ही नहीं थी टू ड्रॉ सच बिल, मेरे पास वो बिल बनाने की, वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने की कोई अथॉरिटी नहीं थी। पहले तुमने मान लिया तो बाद में तुम ये नहीं कह सकते कि मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं थी। वैसे ही बेलमेंट के केस में होता है। बेलमेंट का मतलब होता है मैंने अपनी शर्ट जो है वो ड्राई क्लीनर वाले को दी, कि भाई इसे ठीक कर दो, साफ कर दो, जो भी है। शर्ट नहीं, कोट मान लो, शर्ट तो कौन देता है, नहीं देते भी है लोग। तो मैंने अपनी शर्ट दी साफ करवाने के लिए, ठीक है। अब वो ये नहीं कह सकता बाद में कि मेरे पास तो कोई हक ही नहीं था उसे शर्ट देने का, वो शर्ट मेरी थी नहीं, वो इस तरीके की बात नहीं बोल सकता। भाई पहले तो तुमने शर्ट ले ली, बाद में तुम कह रहे हो मेरी शर्ट ही नहीं थी, तो वो ये बात नहीं बोल सकता। ये होता है बेलमेंट, किसी को कोई चीज देना स्पेसिफिक पर्पस के लिए। मैंने उसे चीज क्यों दी, वो शर्ट क्यों दी, ताकि वो उसे ठीक कर दे, साफ कर दे। बाद में वो कह रहा है कि मेरी तो शर्ट ही नहीं थी, मेरा तो हक ही नहीं उसे शर्ट देने का, वो ये नहीं कह सकता। और सेम चीज है लाइसेंसी की, वो भी ये नहीं बात कह सकता। नॉर शैल एनी बेली और लाइसेंसी बी परमिटेड टू डिनाई दैट
his bailor or licenser had at the time when the bailment or license commenced authority to make such bailment or grant license। वो ये नहीं कह सकता मेरे पास अथॉरिटी ही नहीं थी वो चीज बेलमेंट में देने की या लाइसेंस ग्रांट करने की। अब एस्टॉपल जो है ये एक्स्ट्रा चीज है, ये इसमें लिखा हुआ सेक्शन में। एस्टॉपल 3 तरीके से हो सकता है। एस्टॉपल बाय मैटर ऑफ रिकॉर्ड, दिस टाइप ऑफ एस्टॉपल अराइजेस फ्रॉम अ डिसीजन और जजमेंट मेड बाय अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसे रेस जुडिकाटा से समझ लो। रेस जुडिकाटा होता है ना कि भाई एक बार तुमने सिविल सूट कोर्ट में सिविल सूट डाला तुमने कोर्ट में, ठीक है, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, अब तुम सेम फैक्ट्स पे फिर से सिविल सूट नहीं डाल सकते। पहले तुमने सिविल सूट डाला था कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट, मेरे साथ बी ने कॉन्ट्रैक्ट करा था, उसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, फिर से मैं सिविल सूट डाल देता हूँ। तो एक तरीके से एस्टॉपल पे मैटर ऑफ रिकॉर्ड जो है उसे रेस जुडिकाटा से समझा जा सकता है। दूसरा होता है एस्टॉपल पे मैटर इन राइटिंग, जैसे कॉन्ट्रैक्ट या डीड। मैंने कॉन्ट्रैक्ट या डीड में कोई चीज लिख दी तो बाद में मैं उस बात से पलट नहीं सकता। मैंने कॉन्ट्रैक्ट या डीड में कोई चीज लिख दी तो मैं बाद में उस बात से पलट नहीं सकता। तीसरा होता है एस्टॉपल बाय मैटर इन पायस, PAIS, प्रोनाउंसिएशन पता नहीं मैं ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं, स्पेलिंग है PAIS। ये वही वाला है जो अभी हमने सेक्शन 121 में पढ़ा था, बिल्कुल वही सेम है। दिस इज एस्टॉपल बेस्ड ऑन द एक्शंस, मतलब वही एक्ट जो सेक्शन 121 में लिखा था, कंडक्ट या रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पार्टी, ठीक है, दैट हैव लेड अनदर पार्टी टू रिलाई ऑन देम टू देयर डेट्रीमेंट। तो मेरी एक्शन से, मेरे कंडक्ट से, मेरे रिप्रेजेंटेशन से दूसरी वाली पार्टी ने मेरी बातों पे यकीन कर लिया और उसने कोई एक्ट कर दिया मेरी बात को सच मान के, तो अब मैं अपनी बात से पलट नहीं सकता। ये वैसा सही है। ये था हमारा टॉपिक।